हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आरजे 2025 में अब बहुत ही कम समय रह गए और हमने स्टार्टिंग में जब आपको गाइडेंस देना स्टार्ट किया था यूट्यूब पर, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसे आपको इस प्रीलिम एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्ट होगी और डिफरेंट पार्ट्स में आपको इसको कवर करना है और अल्टीमेटली 27 ऑफ जुलाई को किस तरीके से आपको अपना प्रीलिम एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेट आपकी परीक्षा तो कब है? 27 ऑफ जुलाई को ही है। उसी दिन आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन वहां पे झोंक देनी है। जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है उस पूरी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए आपको 27 ऑफ जुलाई को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन रिसेंटली अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि अब आप इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो, बट स्टिल कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर मॉक तो हमने बहुत सारे कर लिए हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी कर लिए, बट 27 ऑफ जुलाई को किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या माइंडसेट रहेगा, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देना है, किस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में इग्नोर करना, तो ये सारी चीजें बच्चों के दिमाग में चलती है। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि यार वहां पे 2 घंटे हम ऐसा क्या करें कि हम बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेके आए 3 मॉक सीरीज। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 3 आपको मॉक सॉल्व करवाएंगे। यहां पे हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से आपको एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आगे बढ़ना है। कितना टाइम आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देना है, कितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर देना है, तो ये सारी चीजें हम ये मॉक सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे, ताकि आप जब 27 ऑफ जुलाई को एक्चुअल में वहां पर टेस्ट देने जाओ तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। बिकॉज 27 ऑफ जुलाई को देखिए, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपकी जो प्रिपरेशन थोड़ी कम भी है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है देन ट्रस्ट मी, आपको 27 ऑफ जुलाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसी वजह से हमने यहां पर आपके लिए ये 3 मॉक टेस्ट सीरीज जो लेक्चर है वो आपके लिए हम लेके आए हैं, और वी होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको एक्चुअल में और रियलाइजेशन होगा कि किस तरीके से आपको 27 ऑफ जुलाई को पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मॉक। और इसके अंदर देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पे आपके लिए प्रॉपर टाइम स्टार्ट करेंगे। देखिए वहां पे भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ऑब्वियसली आपके पास इस तरीके से स्टॉप वॉच नहीं होगी, बट अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, भी 4-5 दिन बचे हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आपको 27 ऑफ जुलाई को पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे आपके लिए जो हमने टाइमिंग सेट की हुई 30 सेकंड, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन इजी होगा, देखिए हमने क्वेश्चंस को 3 सेगमेंट में डाला है। फर्स्ट होने वाला है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो फिर आपको करना है 30 सेकंड में, मीडियम है तो फिर करना है 15 सेकंड में, और इजी है तो फिर आपको करना है 10 सेकंड में। ये आपको ड्यूरेशन लेके चलनी है, और जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करते रहेंगे, ताकि आप मेंटली खुद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालो कि नहीं मुझे जल्दी सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि आरजेएस का जो मॉक टेस्ट वो टेस्ट होने वाला है एक्चुअल में 27 ऑफ जुलाई को, उसको आपको एटलीस्ट 3 बार वहां पर सॉल्व करना है, तब जाके आप ये कॉन्फिडेंस में आ पाओगे कि हाँ मैंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। और वो 3 बार कैसे करना है, फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। एंड ट्रस्ट मी, वो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपको ये ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको 27 ऑफ जुलाई को पेपर को अप्रोच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा मॉक। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए वैसे तो इजी है, बट स्टिल स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड ही दे रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी सी हैबिट बने। 5 या 10 क्वेश्चन करने के बाद अपन एक्चुअल में हमारी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे।
ओके, टाइम अप। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट बेरिक बेस्ड है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा कंसेप्चुअल बेस्ड है। यहाँ पे आपको मिक्स्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोविजन का नंबर बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन का नंबर, आपको ये नहीं बताया हुआ है कि प्रोविजन क्या बोलता है। तो यानी कि आपको सबसे पहली बात बैरिक पे कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोविजन क्या है, उसके बाद आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन की, जो आईपीसी में था आपके लिए सेक्शन 34 के अंदर। ठीक है, अब देखिए कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज देयर वाज कॉमन इंटेंशन, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस वहां पे कोई एक्ट ना किया जाए, है ना। तो देखिए ये एक सब्स्टेंटिव ऑफेंस नहीं है, ये क्या है, बस एक रूल ऑफ एविडेंस है। इसलिए यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, डायरेक्ट आपके बैरक से उठा के आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको इसके अंदर ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, टाइम अप। देखिए थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट हो जाता है, थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका सेक्शन याद कीजिए, 309 ऑफ बीएनएस। अब आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन है। 309 ऑफ बीएनएस वो डील करता है रॉबरी से। अब देखिए रॉबरी के लिए क्या चाहिए होता है, वहां पे चाहिए होता है इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। वहां पे इंडिविजुअल कितनों से फर्क नहीं पड़ रहा, एक जना है तब भी रॉबरी हो सकती है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, कितने भी लोग हो रॉबरी हो सकती है। तो वहां पे रॉबरी के प्रोविजन के अंदर कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ पीपल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, ये दोनों आप हटा दो, ठीक है। कपल्ड विद फोर्स, कपल्ड विद इमिनेंट डेंजर टू लाइफ, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगेन डायरेक्ट बेरिक बेस्ड क्वेश्चन, इसमें मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करते हैं। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। चलिए 15 सेकंड लीजिए इसके लिए। ओके, टाइम अप। देखिए अब क्या बात है ना, यहां पे बात की जा रही है कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो ओमिशन को ऑफेंस बता रहा है, ठीक है, एक्ट को नहीं, ओमिशन को एक ऑफेंस बनाया गया। देखिए अब क्या बात है ना, आईपीसी बीएनएस के अंदर बहुत ही ऐसे लिमिटेड सेक्शंस है जिनके अंदर ओमिशन को ऑफेंस बनाया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपको प्रोविजंस याद रहे, तो एक लिस्ट बना लो कि वो कौन कौन से सेक्शन है जिनके अंदर ऑफेंस बनाया गया है, किसको, ओमिशन को। तो आपने एक बार वो लिस्ट प्रिपेयर कर ली, बहुत ही लिमिटेड सेक्शन मिलने वाले हैं। तो अगर आपने वो लिस्ट प्रिपेयर कर ली तो उसके अलावा जितने भी प्रोविजन होंगे उसके अंदर क्या होने वाला है, एक्ट को ऑफेंस बनाया गया। तो आपको इस तरीके से याद रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए 357, और इसके अंदर बात की गई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। और अगर आप वो करना भूल गए तो ऐसे सिचुएशन में आपने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 30 सेकंड लीजिए इसको आप। देखिए ये जो है डायरेक्टली 35 से पूछा गया, 35 ऑफ बीएनएस, ठीक है, बीएनएसएस का सेक्शन 35। तो आप पहले तो ये याद कीजिए कि सेक्शन 35 बीएनएसएस सीआरपीसी में क्या है, ये है आपका सेक्शन 41, ठीक है, 41 ऑफ सीआरपीसी। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पे देखिए सारे ऑप्शन क्या है, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 1B, सबसेक्शन 1C। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो पूरा सबसेक्शन 1 है
वो इसी चीज से डील करता है। तो इसीलिए आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है वो है डी। अब इसमें बोलेंगे बच्चे सर ये भी तो आ सकता है ना। अब देखिए आपको एमसीक्यू में हमेशा जो है ऑप्शन टिक करना होता है वो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आप यहां पर इनको टिक करोगे और अच्छा ना इसको टिक करो ताकि इसके अंदर ही ये तीनों चीजें भी कवर हो गई है। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। वैसे तो 10 सेकंड का काम है बट स्टिल 15 सेकंड लीजिए आप। ओके टाइम अप। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि 181 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस के अंदर जब भी प्रीवियस स्टेटमेंट की बात की गई विटनेस की और आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो तो प्रीवियस स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, नॉट रिड्यूस इन राइटिंग, ओरल और आइदर बी और सी, सॉरी आइदर ए बी और सी। अब देखिए पूरे सीआरपीसी के अंदर आपको जब भी किसी भी तरीके के स्टेटमेंट की बात की जाएगी चाहे वो एफआईआर ही क्यों ना हो, अगर वो फॉर्मली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो हमेशा वो राइटिंग में होंगे। एफआईआर भी देखिए या तो आप राइटिंग में खुद से दे सकते हैं या फिर अगर आप ओरली देते हैं तो वहां पे पुलिस ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, उसे राइटिंग में रिड्यूस करे। तो पूरे सीआरपीसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइटिंग में ही चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पे आपको ज्यादा ऐसा इश्यू आने नहीं चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, 10 सेकंड में सॉल्व कीजिए। देखिए द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 92 ऑफ बीएसए कैन बी ड्रॉन इन रेस्पेक्ट ऑफ। सबसे पहले तो देखो अब आपके सामने हमारी क्या डिफिकल्टी आने वाली है, और हमने जो हमारी क्लासेस के अंदर मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, फ्री ओपन मॉक जो हमने करवाया था उसमें भी हमने देखा था कई बच्चों को इशू आया था कि वो क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी में सेक्शन 92 देखा फिर अब ये नहीं देखा बीएसए का है किसका है। एक बार रीड तो कर लिया लेकिन सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में चीज फिट नहीं हुई है ना, और अब उन्होंने गलती से इसको बीएसए की जगह एविडेंस का करके सॉल्व कर दिया। तो ये दिक्कत आपको आने वाली। तो आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो वैसे ही उसको या तो सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो। वहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन को अंडरलाइन किया हुआ है तो आप उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि आपको किस एक्ट के रिगार्डिंग वो आंसर टिक करना है। ओके तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप आराम से 30 सेकंड लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। 30 सेकंड। ओके टाइम अप। अब बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएसए। अब देखिए 148 ऑफ बीएसए लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखिए 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अ विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू द विटनेस। अब देखिए 145 के अंदर ना दो चीजें दी गई है कि आप उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस स्टेटमेंट विदाउट शोइंग हिम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। But if you want to contradict him with respect to that previous statement, then you must draw his attention to that particular statement. ये आपको करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग चीजें। अब यहाँ पे आपसे कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं की, सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की। तो देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन तो आप उसको दिखाए बिना करोगे, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होने वाला है 7A होने वाला है, ठीक है। सॉरी 7 क्वेश्चन का ए आंसर होने वाला है। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वहां तो हमने पढ़ा था कि आपको उसकी अटेंशन उस पार्ट पे लेके आनी पड़ेगी। देखिए तभी लेके आनी पड़ेगी जब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो उसे। अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड। ओके टाइम अप। देखिए
यहाँ पे अब देखो हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एग्जाम में सारे आपको दे दी जाए। हमने पहले देखा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, ठीक है। अब देख रहे हो आप एक ही ऑप्शन में सेम ये आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए दोनों, तो हो सकता है वहां पे भी आपके साथ ऐसा हो जाए। तो हम इस पूरी सीरीज के अंदर ये ट्राई करेंगे कि वो सारे कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करवाएं, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ वहां पे तो आपको कुछ भी सरप्राइज ना मिले। देखिए अगर आपको वहां एक भी सरप्राइज मिला ना तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है कि वहां पे आपको कोई भी सरप्राइज दे ही ना पाए। आप पूरा मेंटली प्रिपेयर होके आओगे यार इसके अलावा तो और कुछ आ ही नहीं सकता और कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तो हम यही करने वाले हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कोर्ट क्वेश्चंस कैन बी पुट बाय वर्च्यू ऑफ, यानी कि कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से कोर्ट जो है क्वेश्चन पुट कर सकता है विटनेसेस को, पार्टीज को। अब देखिए ये जब भी बीएसए की बात होगी यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो यहाँ पे आपका सेक्शन 168, लेकिन अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो वो है 165, ठीक है, 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 सेकेंड। Okay, time up. Where there are 3 different dying declaration, the court will reject them all, will accept the latest one, will accept the one which corroborate with other evidence, will accept the first one as per time of रिकॉर्डिंग। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी आपके सामने मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन हो, वो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन में हो, कुछ भी हो, जब भी मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है तो कोर्ट उस डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करता है जो अदर फैक्ट के साथ कोरोबरेट कर जाए, है ना। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड। ओके, टाइम अप। अब देखिए यहां पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले अंडरलाइन करो, सीआरपीसी के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। अब देखो 2A 2C 2I, अब यहां पे कई लोग इसको 21 पढ़ेंगे, 2I पढ़ेंगे। देखिए यहां पे ये ऑप्शन एग्जैक्ट उसी फॉर्म में जैसा कि आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो L को अपन इसी तरीके से लिखते हैं 2L, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर निकलेगा 2 से ये, ठीक है। अगर 21 होता ये तो दोनों की हाइट बराबर होती, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। इसमें तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 15 सेकेंड। ओके, टाइम अप। बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी as amended in 2018, the investigation into the offense of rape shall be completed within a span of, correct option is D। अगर ऑफेंस जो है वो किसका ऑफेंस है, रेप अगर एक ऑफेंस है और उसकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम में कंप्लीट करनी होती है, 2 महीने के अंदर अंदर उनको वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन। टाइम आप 10 सेकंड। देखिए पूरे सीआरपीसी में अगर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें तो नॉर्मली वहां पे साफ साफ आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ मिलेगा। नॉर्मली क्या, हर जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ मिलेगा। प्लस जब आप सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन क्लॉज में मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंक्लूड नहीं किया हुआ, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा इशू था ही नहीं। जैसे वहां पे मजिस्ट्रेट के बारे में पूछा तो क्या आ गया आपका, ये बाय डिफॉल्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड लीजिए। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा।
ओके, टाइम अप। अब देखिए सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी के अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ विटनेस देना मैंडेटरी है, डायरेक्टरी क्या है? तो देखिए वहां पर सेक्शन में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा शेल, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल लिखा हुआ है, तो कोर्ट इसके अंदर अपना डिस्क्रिप्शन यूज में नहीं लेगा, यहाँ पे उनको वो लिस्ट जो है वो फाइल करनी ही होगी पार्टीज को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी है, बहुत इजी है, 10 सेकेंड। टाइम अप। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बार क्वेश्चन आता है किसी भी एक्ट की असेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट पूछी जाती है, तो उसका भी तरीका मैंने बताया था, एक टेबल बनाइए, ठीक है, इसमें डेट आ जाएगी, वो एक्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसकी असेंट डेट आ जाएगी, यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट आ जाएगी। इस तरीके से आप पूरी टेबल बनाइए, एक्ट का नाम लिखते रहिए और डेट लिखते रहिए, ताकि और जब भी आप इस तरीके से टेबल बना लो, अपने स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका लो, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, बीच में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उठ रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो आप उस टेबल पे नजर मारो, तो आपको डेट्स याद है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। टाइम अप। यहां पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 15, जो बात करता है किसकी, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इतना इजी पेपर है, देखिए वहां पे भी इसी टाइप का पेपर आएगा, बट वहां पे क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है, आप खुद एंग्जाइटी में रहोगे, डाउट में रहोगे, तो यही पेपर अपने आप डिफिकल्ट बन जाता है ना। लेकिन अगर आप बिना घबराए, बिना एंग्जाइटी में, बिना टेंशन में अगर पेपर सॉल्व करोगे, तो आपसे यकीन मानिए पेपर आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 सेकेंड्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जब भी यहाँ पे इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उन्हें क्या करना होगा, रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी होगी। कितने टाइम में रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, 10 डेज में, ठीक है। अब देखिए इन सब क्वेश्चन को मैं इसलिए इजी बोल रहा हूँ क्योंकि बैरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैरेक्ट बेस्ड पेपर ही आने वाला है इस बार आरजेएस का। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके के होंगे, डायरेक्ट बैरेक्ट बेस्ड, यानी कि आपकी बैरेक्ट पे कितनी कमांड है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ना कि आपके कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स एक बार के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, याद कर रहे हैं उनको भी, लेकिन प्री क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, बैरेक्ट को। अगर आपने बैरेक्ट को प्रेफरेंस दी तो आपके प्री क्लियर होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, इजी कैटेगरी में सारे। 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। यहां पे पूछा जा रहा है देखिए नॉर्मली सेक्शन पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे क्या पूछे जा रहे हैं, चैप्टर पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपकी इंडेक्स के ऊपर कितनी पकड़। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। चैप्टर 6 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये एक्ट है उसके अंदर ड्यूटीज बताई गई। चैप्टर 6 के अंदर ड्यूटीज किसकी, एम्प्लॉयर की। तो ये चैप्टर 6 है जो इस टॉपिक से डील करता है। तो यानी कि आपकी बैरेक्ट में इंडेक्स के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए, है ना। तो जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं सब हम आपको दे रहे हैं, सेक्शन बेस्ड दे रहे हैं, इंडेक्स बेस्ड भी दे रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब आपसे मॉक सॉल्व करवाएं यहाँ पर, तो आप वो सारे पैटर्न देख लो जो आपको वहां पर मिलने वाले हैं, ताकि आप सरप्राइज ना हो। और मॉक टेस्ट का यही पर्पज होता है। बहुत लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता कोई क्वेश्चन वहां पे क्लिक कर जाए और एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। देखिए मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, होता भी है कई बार कि क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको इस तरह की क्वेश्चन मिल जाए, तो देखिए आप बहुत गलत अप्रोच के साथ चल रहे हैं।
मॉक टेस्ट इसलिए सॉल्व किए जाते हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओ कि एक्चुअल में जब आपके सामने पेपर आए तो उस पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज का इतना सा पर्पस होता है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोगों ने इसका पर्पस कुछ अलग ही बना दिया है, कुछ अलग तरीके से इसको पैक करके स्टूडेंट्स को सर्व किया जा रहा है कि नहीं हमारी मॉक टेस्ट सीरीज लो, ये हो जाएगा वो जाएगा। नहीं, मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आपकी नॉलेज चेक करना और आपको मेंटली प्रिपेयर करना उस दिन एग्जाम के लिए। हाँ, हो सकता है कि उस दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉक टेस्ट सीरीज से आ जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि एक मॉक टेस्ट सीरीज जिससे अगर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी है, और एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जिसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया वो मॉक टेस्ट सीरीज खराब है। नहीं, मॉक टेस्ट सीरीज खराब और अच्छे का पता चलता है कि जो मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, जो जिस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो पैटर्न आपके एक्चुअल एग्जाम से कितना मैच करता है। डजंट मैटर कि एक भी क्वेश्चन जो है मैच किया नहीं किया, क्या पैटर्न मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर पैटर्न मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर वो एक मॉक टेस्ट सीरीज जो है कोई भी आपको बेनिफिट नहीं देने वाली। हाँ, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन का बेनिफिट दे दे, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा वो मॉक टेस्ट सीरीज प्रीफर कीजिए जो एक्चुअल में आपके एग्जाम के ऊपर बेस्ड। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, वैकेंसी कोई भी हो उसी के अंदर वो क्वेश्चन बैंक चिपका दिया जाता है, ये बोलते हुए कि ये मॉक टेस्ट सीरीज इस एग्जामिनेशन पे बेस्ड है। ऐसे जो है छलावे में मत फंसिए, इन जाल में मत फंसिए। देखिए, 1-2 सैंपल मंगाइए उस मॉक टेस्ट के, चेक कीजिए कि क्या वो एक्चुअल में उस एग्जामिनेशन से मैच कर भी रहा है नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो इस छलावे में मत फंसिए। डजंट मैटर कि वो आपको 500 रुपए में मिल रही है, 1000 रुपए में मिल रही है, क्योंकि अगर वो मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न आपके एग्जाम से मैच नहीं कर रहा है तो 500 रुपए भी आपने बर्बाद कर दिए। और वहीं पे एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जो थोड़ी कॉस्टली है या फिर आपके जो नॉर्मल मॉक टेस्ट सीरीज में उससे थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली है, बट अगर वो मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न आपके एग्जाम से मैच कर रहा है तो ट्रस्ट मी वो इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल किया कीजिए। फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो, अभी आरजीएस का मेंस भी आने वाला है, तब भी बच्चे इधर उधर जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल करने, फिर से उनको यही बोल के फंसाया जाएगा कि देखिए ये क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन आया था। नहीं, आप क्वेश्चन कितने आए थे वो मत दिखाइए, हमें ये बताइए कि क्या आपकी मॉक टेस्ट सीरीज का पैटर्न करंट जो एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड जो है पैटर्न की, क्या उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है तो ही वो मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल, अदरवाइज वो पूरी तरीके से आपके लिए बर्बाद है, पैसे की भी बर्बादी है, और उस मॉक टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने में जो आप टाइम वेस्ट करोगे वो भी आपका बर्बाद होगा। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 सेकेंड। यहां पे आपका टाइम अप हो चुका है, ठीक है। द प्रिंसिपल दैट पोजीशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेंट विच ऑफ द सेक्शन ऑफ बीएसए। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि आप जब भी पढ़ो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें अंडरलाइन कर लो कि वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन से एक्ट से पूछा जा रहा है, ताकि आप गलती से भी मिस्टेक ना करो। गाना सुना ना, गलती से मिस्टेक, तो वो ना कर दो। वहां पे आपने फटाफट से ये पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है ये कंसेप्ट पूछा जा रहा है, आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से एक्ट से पूछा जा रहा है, एविडेंस एक्ट से पूछा जा रहा है या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछा जा रहा है। तो ये गलती आपको वहां बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपके लिए? करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन बैक बेस्ड क्वेश्चन, 10 सेकेंड। दस सेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। रूल ऑफ एस्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंस ऑफ पर्सन इज पोजेशन कंटेन्ड इन, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पूछा जा रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट से, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, क्वेश्चन में लिखना रह गया, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है सेक्शन नंबर 116। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में एस्टॉपल से रिलेटेड 3 ही सेक्शन है, 115, 116 एंड 117। ये 3 सेक्शन एस्टॉपल से डील करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन 15 सेकंड लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, तो 15 सेकंड आप लीजिए इसको। ओके, टाइम अप। देखिए ये प्रोविजन एक ऐसा प्रोविजन है जो बच्चे नॉर्मली याद रखते हैं, क्योंकि 32 के अंदर क्या दिया हुआ है, डैंग डिक्लेरेशन दी है। अब डैंग डिक्लेरेशन की वजह से सब इसको याद रख लेते हैं, लेकिन इसके जो बाकी प्रोविजंस है ना वो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि डैंग डिक्लेरेशन तो 32(1) के अंदर दिया हुआ है, लेकिन बाकी प्रोविजन भी तो है, तो बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको सेक्शन का जो एक एक प्रोविजन है वो याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, 32(4) डील करता है डिक्लेरेशन एज टू कस्टम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको। अब यहां पे जो एक कंफ्यूजिंग चीज बच्चों के लिए हो सकती है वो ये है कि नॉर्मली हर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज है वो होता है सेक्शन 2, है ना, लेकिन यहां पे डेफिनेशन क्लॉज है आपका सेक्शन 3, है ना। तो एक ये कंफ्यूजिंग वाली बात है, लेकिन यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है 3(1), सॉरी। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 सेकंड, थोड़ा सा सेक्शन के अंदर से डिटेल पूछी गई तो आप 15 सेकंड लो इसके अंदर। अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो सेक्शन नंबर याद कीजिए, सेक्शन नंबर है, ठीक है, वहां पे एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन आपको मिलेगी। अब इन ये सारे आइटम जो है ये क्या है, एक एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन में आते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगेन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो 15 सेकंड आप इसमें लीजिए। टाइम अप। अब देखिए जब हम एक्साइज एक्ट के हमने लेक्चर लिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमने बोला था कि एक्साइज एक्ट के जो पनिशमेंट वाले क्लॉज है ना वो डिफिकल्ट, बच्चों को याद नहीं रहेंगे और क्वेश्चन उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला था एक टेबल बनाइए, और टेबल हमने प्रोवाइड भी करवाई थी हमारे लेक्चर के अंदर, टेबल प्रोवाइड करवाई थी ताकि आपको इजी रहे थोड़ा सा कि किस तरीके से किस सेक्शन के अंदर क्या पनिशमेंट है ना। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है 66A। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 सेकंड का, चलो 30 सेकंड ले लो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बैरेट को थोड़ा सा ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा। 15 सेकंड। टाइम अप। देखिए यहां पे पूछा जाए डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रीसीड द एक्ट ऑफ टेकिंग इन, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि उनकी ओरिजिनल जो इंटेंशन है वो क्या थी, कोई ऑफेंस कमिट करने की थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है थेफ्ट। थेफ्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है डिसऑनेस्टली टेक, तो पहले ही मेंशन कर दिया गया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, टाइम अप हो चुका है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। सबसे पहले तो आप याद करो कि कौन सा प्रोविजन है जो इससे डील करता है। सी आईपीसी का अगर मैं बोलूं सेक्शन
383 आपकी हेल्प करने वाला है। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 308 ऑफ बीएनएस। ठीक है, यहां पे आपको जो करेक्ट आंसर होने वाला है एक्सटॉर्शन। देखो जहां पे फियर ऑफ हर्ट और की बात आ गई है, वहां पे थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि थेफ्ट में तो क्या है, बस वो लेके जा रहा है ना, तो ये थेफ्ट तो नहीं हो सकता। ओके, अभी रॉबरी या एक्सटॉर्शन में से एक चीज हो सकती है। थोड़ी देर पहले भी हमारे सामने क्वेश्चन आया था जिसके अंदर भी हमने ये देखा था कि रॉबरी के अंदर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ नहीं, इवन इंस्टेंट फियर ही नहीं है, फियर है लेकिन इंस्टेंट फियर नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। बैरक बेस्ड क्वेश्चन 10 सेकंड मिलेंगे आपको। टाइम अप। यहां पे हार्बरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो सेक्शन है 212, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, पंद्रह सेकंड 30 सेकंड ले लीजिए इसके आंसर के लिए। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है ये जेजेक के सेक्शन 79 से रिलेटेड है। ठीक है, और यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड ऑल्सो फाइन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड दूंगा। इजी है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब देखिए इजी किस लिए, यहां पे जब आप देखोगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आप देखोगे जितने भी ये ऑब्जर्वेशन होम है, फिट फैसिलिटी, ये सब किसको ना एस्टेब्लिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा करना नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट है। और आप देखोगे तो सेक्शन 2 ये डील करता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए ये जो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, या तो आपको आते नहीं आते, और जैसा मैंने बोला था 3 रीडिंग में कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या है, अगर आपको आ रहा है तो खट से टिक कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए, क्योंकि ये फिर वो थर्ड रीडिंग के अंदर वाला काम होगा कि तुक्का ही मारना है फिर से, है ना। तो चलिए 15 सेकंड तो वैसे भी हो गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनिल हल्दा वर्सेस इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे करें हम ये। देखिए ये जो हम टाइम लिमिट लेके चल रहे हैं ना, वो एक्यूरेट टाइम लिमिट है, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे पाओगे, दोगे तो पेपर छूटेगा। क्योंकि अभी आप देखना जब वीडियो कंप्लीट होगा ना, आपको ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुका होगा, ऑलमोस्ट फिर उसमें आप कब तो बाकी 2 रीडिंग कर पाओगे। इसलिए आपको इसी स्पीड से चलना है। तो जो क्वेश्चन एक लाइन के हैं उनको फटाफट से रीड करो, फटाफट से उसका आंसर करो, है ना, ताकि जो इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन आए उनके अंदर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए चैप्टर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन तो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक्ट ही आने वाला है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले भी 2017 तक पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है पूछा जाता था अलग अलग जगह पर, अभी भी कई जगह पूछा जाता है। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे ना तो पूरा एक्ट पूछते हैं वो, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बनते हैं इसी चैप्टर से या फिर डेफिनेशन क्लॉज से। तो चैप्टर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना होगा कि कब ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था 1988 के अंदर। 30 सेकंड वाला ये क्वेश्चन है।
देखो ये जो एरा वर्सेस स्टेट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जजमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और इवन इंटरव्यू में भी जजमेंट काम आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहां पे बात की गई है कि फिजिकल एज देखते हैं या मेंटल एज देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कोई इंडिविजुअल है जो मेंटली चैलेंज हो थोड़ा, है ना, ज्यादा नहीं थोड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप उसको यहां पे एज अ अडल्ट ट्राई करने वाले हो, या फिर एज अ माइनरी अडल्ट जो है, सॉरी, एज अ अडल्ट डील करोगे, माइनर डील करोगे? क्या वो पॉक्सो के अंदर मैटर आएगा या फिर नहीं आएगा? हो सकता है ना कि कोई जो बच्चा है, मतलब इंडिविजुअल हो, 18 साल की एज क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन अभी भी 18 साल से कम की है, तो क्या उसके साथ अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो क्या वो पॉक्सो में आएगा, नहीं आएगा? तो ये चीज यहाँ पे डील की गई थी, और यहाँ पे माना गया था जो वहां पे देखना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज, ठीक है? तो वहां पे माना गया था द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर हैज टू बी सीन एंड द पर्पस मस्ट बी इंटरप्रिटेड। तो यहां माना गया कि हमको फिजिकल एज देखनी है, मेंटल एज नहीं देखनी। ओके, क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव पर्पस ही क्या है? फिजिकल एज देखना, मेंटल एज देखना नहीं है। इस वजह से बोला गया कि हमको क्या करना है, लेजिस्लेचर का इंटेंट देखना है और उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड दूंगा। देखिए, A makes a child 8 years old boy touch the penis of some other person here. A is guilty of only sexual assault. A is guilty only of penetrative sexual assault. देखिए पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं किसी भी तरीके से, तो ये तो हट गया, तो फिर ये भी हट गया, क्योंकि अगर ये नहीं तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। अब बात ये कि सेक्सुअल असोल्ट या फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, तो देखिए अगर कोई भी बच्चा है वो 12 साल से छोटा, देखिए 18 साल तक के इंडिविजुअल को बच्चा माना गया, चाइल्ड माना गया है, बट अगर कोई इंडिविजुअल 12 ईयर से कम है और उसको ऐसा काम करने के लिए बोला जा रहा है तो सेक्सुअल असोल्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट। तो यहाँ पे आपको एज ध्यान रखनी है, बिलो 12 ईयर से, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, 15 सेकंड ले लो इसको सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो कि आपको ये वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि आपसे इनकरेक्ट चीज पूछी जा रही है, करेक्ट चीज पूछी जा रही है, रॉन्ग चीज पूछी जा रही है, रेलेवेंट चीज पूछी जा रही है, इररेलेवेंट चीज पूछी जा रही है। तो ये सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो आपको रॉन्ग देखना है। तो अब देखिए यहां पे जो है करेक्ट ऑप्शन सी है, बिकॉज एज पर सेक्शन 4 जो टेन्योर वो ड्यूरेशन है ना वो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे क्या बोला गया? टेन्योर ऑफ सच सुपरविजन शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो अपन ज्यादा डिस्कस के अंदर करेंगे नहीं। अगेन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 10 सेकेंड। सेक्शन नंबर 3 ये डील करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 15 सेकेंड। ओके, टाइम अप। देखिए जॉइंट सेशन की बात की गई है आर्टिकल 108 के अंदर, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन के बारे में बताया गया है और वहां पर बोला गया कि जब भी जॉइंट सेशन होगा तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। और आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उसका भी काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, राइट?
तो अभी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ है। अब इस इशू से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि एक्चुअल में क्या रीज़न हो सकता है उनके रेजिग्नेशन के पीछे और क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो उनके ऑफिस से। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हमारे वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो जरूर देखिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बैक बेस्ड क्वेश्चन 10 सेकेंड। ओके, टाइम अप, टाइम अप। यहां पे देखिए 9th शेड्यूल डाला क्यों गया था? 9th शेड्यूल डाला गया था ताकि उस टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर लैंड रिफॉर्म का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा चल रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, जिनके पास बहुत सारी जमीन थी, यानी कि बेसिकली जो जमींदार थे, जागीरदार थे, इनको बहुत सारी जमीन अलॉट की गई थी राजा के द्वारा और उन्होंने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर ली थी, तो अब वो जमीन उनसे एक्वायर करके गरीबों में दी जा रही थी। तो अब क्या था, उस टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उस राइट का वॉल्यूशन हो रहा था। तो उस चीज को टैकल करने के लिए लाया गया शेड्यूल 9 और ये बोला गया कि शेड्यूल 9 में जो भी एक्ट डाल दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता और फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किए गए। ओके, तो जब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 31B जो बात करता है लैंड एक्विजिशन की। आप देखना पढ़ना 31B को। ओके, पंद्रह सेकेंड। टाइम अप। Doctrine of impossibility of performance rendering contract void is based on implied term, just and reasonable solution, supervening impossibility, unjust enrichment। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि अब वो काम करना ही इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए तो देखो मैच कर रही है बात यहाँ से, तो आपको ये तो पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए था। अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आपको पढ़ते ही क्लिक कर जाना चाहिए था कि करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इसका सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बड़ा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड लीजिए। ओके, टाइम अप। यहां पे बोला जा रहा है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच के सिचुएशन में, ठीक है, अगर प्रोमिस ने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोमिसी क्या करेगा? देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ये बेस्ड है सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो प्रोमिसी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और वो क्या कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है विदाउट वेटिंग टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था फॉर एग्जांपल 31 मार्च को और एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया 14 जनवरी को, तो यहाँ पे प्रोमिसी को वेट नहीं करना 31 मार्च तक का कि नहीं 31 मार्च आएगा तभी मैं यहाँ पे कंपनसेशन क्लेम करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा। नहीं, वो जिस दिन एंटिसिपेटरी ब्रीच को उसने एक्सेप्ट कर लिया तभी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसी टाइम पर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 10 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सीपीसी में ऑर्डर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर। 15 सेकेंड। ओके, Order 17 Rule 2 and Order 17 Rule 3 of CPC are mutually in conflict with each other, independent, mutually exclusive. Rule 3 is dependent on Rule 2. Rule 3 controls Rule 2. Correct option is option number B. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? Rule 2 बोलता है procedure if parties fail to appear on day fixed और Rule 3 हमारा बोलता है
कोर्ट में प्रोसीड नॉट वी स्टैंडिंग आइदर पार्टी फेल्स टू प्रोवाइड एविडेंस। तो ये जो दोनों प्रोविजन है क्या है, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 15 सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो याद कीजिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे ऑर्डर नंबर 33 से। और अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इन सच सिचुएशन इट बार्स अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपीज। 15 सेकेंड। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या कोर्ट किसी भी तरीके से लिमिटेशन एक्ट का जो लिमिटेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, नो। अब जर्नल पावर, इनहेरेंट पावर, ओवरराइडिंग पावर या तीनों। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए अगर आप किसी एक को भी टिक करोगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास बाकी पावर है। अगर मैं बोलता हूं कोर्ट इज नो इनहेरेंट पावर तो इसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट हैज जर्नल पावर और ओवरराइडिंग पावर। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोर्ट के पास तीनों में से कोई भी पावर नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले ये पढ़ते बच्चों का ध्यान जाएगा सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। वहां पे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात की गई, लेकिन वो प्रोविजन जो है सूट एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर सीपीसी इस इन दोनों कैटेगरी को इन्वॉल्व नहीं करता सेक्शन 5। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 5 में डिले इन फाइलिंग द सूट कैन नॉट बी काउंट बट ऑर्डर 7 रूल 6 talks about condonation of delay in filing suit. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है और अभी तक आप वार्म अप हो चुके हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 46 क्वेश्चन है तो आपकी स्पीड वैसे भी बन जानी चाहिए। तो 15 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। अब देखिए जो हमारा सेक्शन 19 है ना वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी डेट लेगेसी के रिगार्डिंग अगर पार्ट पेमेंट कर दिया है तो क्या होगा, एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बट यहाँ मुद्दे की बात ये है कि आपने पार्ट पेमेंट के लिए एक चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी एक फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा फिर नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, देखो सेक्शन का पर्पस क्या है कि अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दिया है तो ही आप लिमिटेशन पीरियड को रीस्टार्ट करो। बट जस्ट बिकॉज आपने चेक दे दिया तो इसका मतलब क्या ये है कि पार्ट पेमेंट हो चुका है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि चेक बाउंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा और जो पुराना वाला लिमिटेशन पीरियड है वही कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 10 सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड। यहां पे देखो सेक्शन 25 में साफ साफ लिखा हुआ है 2 इयर्स, तो ऑप्शन इज ए। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा।
सेक्शन 13 डील करता है इस क्वेश्चन के साथ ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, और वहां पे जो क्वालिफिकेशन दी हुई है ये तीनों ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। 15 सेकंड ले लो आप इसके लिए। यहां पे देखो, नॉर्मली जब भी हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो सबके दिमाग में आता है 60 इयर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कितना माना गया उनको, 65 इयर्स। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन 10 सेकंड। मैं किसी भी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देने वाला हूं। ओके, तो 10 सेकंड में आपको सब सॉल्व कर लें। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सॉरी डायरेक्ट जो आंसर बनता है वो सीधा सीधा आंसर है सेक्शन 33(2). इसके अंदर यहां पे जो कोर्ट है वो क्या बोल सकता है, डायरेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने जितने भी बेनिफिट लिए हैं उनको रिस्टोर करो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 15 सेकेंड। देखिए, एसआरए में जब भी डिक्लेरेटरी डिक्री जो है अनाउंस की ग्रांट की जाती है तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिक्लेरेटरी डिक्री है वो किन के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है, जो सिर्फ पार्टीज है उस प्रोसीडिंग की या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, राइट इन पर्सोनम हुआ ना, क्योंकि राइट इन रेम का तो मतलब होता है कि अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन क्या वो डिक्री अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड एप्लीकेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, राइट इन पर्सोनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है बट स्टिल मैं आपको 15 सेकंड देता हूं, थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा। टाइम अप। अब देखिए, सेक्शन 14 यहां पर रेलेवेंट है और सेक्शन 14 बोलता है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए कोर्ट कैन नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टू राइट अ बुक पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट अ पिक्चर पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड ऑटोमोबाइल इसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कान को ऐसे नहीं पकड़ सकते हो तो इसका मतलब आप घुमा के ऐसे भी नहीं पकड़ोगे, सीधी सी बात है ना। यानी कि देखिए, अगर आपने एक लाइन या कहावत मुहावरा बहुत बार सुना होगा, असली रंग दिखाना, ठीक है, कि भैया तूने तो अपना असली रंग दिखा दिए, तुझसे उम्मीद तो नहीं। तो एक्चुअल में आप ये देख रहे हो कि क्या वो इंसान था। जब आप ये बोलो ना एक्चुअल रंग, तुमने अपने रंग दिखा दिए, उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे, तो आपको क्या हुआ, बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो इंसान क्या है, उसकी कोर पर्सनालिटी क्या है, क्या आपकी वाइब मैच कर रही है फिर नहीं कर रही है। ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन में देखो कौन सी डॉक्ट्रिन है, नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, कलरेबल लेजिस्लेशन। तो यानी कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं करोगे, ये चीज बोलती है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये तो कोई भी अगर क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी बता सकता है इसका आंसर, इसलिए 10 सेकेंड। रेशो डिसिडेंडाई, यानी कि आपने अगर वो जजमेंट दिया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो होता है रेशो डिसिडेंडाई। अब एक और टर्म होती है ओबिडा डिक्टा। ओबिडा डिक्टा का मतलब होता है कि रीजन तो नहीं, लेकिन उनका एक ओपिनियन, ठीक है, जो उन्होंने वो जजमेंट के टाइम पे अपना एक ओपिनियन दिया, उसको अपन बोलते हैं ओबिडा डिक्टा, ठीक है, और वो बाइंडिंग नहीं होता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड।
सेक्शन 14 डील करता है इस सिचुएशन से। और देखिए अगर कोई भी एक मेल है जिसने क्या किया, विडो है या सॉरी विडोवर है या फिर शादी नहीं हुई है, उसने किसी को अडॉप्ट कर लिया। अब जब फ्यूचर में उसकी शादी होगी तो जो उसकी वाइफ है वो उस अडॉप्टेड चाइल्ड की क्या कहलाएगी? सिर्फ मदर, स्टेप मदर या अडॉप्टिव मदर क्या कहलाएगी? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कंसिडर्ड एज अडॉप्टिव मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेकंड ले लो, वैसे तो इजी है क्वेश्चन ये, बट स्टिल ले लो आप 15 सेकंड। बोलोगे नहीं तो सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हो। जब ये पेपर कंक्लूड होगा ना तब अपन देखेंगे कि कितना टाइम अपन को एक्चुअल में लगा। देखिए, व्हाट इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर अ मेल अडॉप्टिंग अ फीमेल चाइल्ड अंडर हिंदू लॉ? देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे यूनिक पॉइंट से पूछा गया है जो मुझे लगता है जिसने भी ये अडॉप्शन एक्ट पढ़ा होगा तो पढ़ते ही उसको चीज दिमाग में फिट हो गई होगी कि भैया अगर सिंगल मेल अडॉप्ट कर रहा है ना तो मेल और फीमेल के बीच वो अडॉप्टिव जो चाइल्ड है अगर वो फीमेल है तो कितना डिफरेंस होना चाहिए? एटलीस्ट 21 ईयर्स का। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Under Hindu Adoption and Maintenance Act, what happens if a father-in-law is unable to maintain his widowed daughter-in-law? The obligation is transferred to her brother-in-law. The obligation is transferred to her son or daughter. The obligation is transferred to the state. The obligation is not enforceable. As per Hindu Adoption and Maintenance Act, ये correct answer होने वाला है। Obligation is not enforceable. चलते हैं next question के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। टाइम अप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगेन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे। फिर से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 10 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन देखो, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आपको इसका आंसर आता है या फिर आपको इसका आंसर नहीं आता है। तो पंद्रह सेकंड हो गए आपके। इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश वर्सेस फूलवती। फूलवती नहीं, फूलवती, है ना। अगर आप करेक्ट हिंदी का प्रोनाउंसिएशन देखते तो फल नहीं होता, फल होता है ना। कई लोगों को लगता है कि कोई इंडिविजुअल फल बोल रहा है तो गलत बोला, नहीं, फल नहीं होता, फल होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये फूलवती। इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी। ये डील कर रहा है आपके सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है कि अगर आपने कोई विल भी नहीं बनाई है, आपकी क्लास 1 एयर भी नहीं है, क्लास 2 एयर भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो एज पर सेक्शन 8 इसका करेक्ट आंसर है एग्नेट्स। करेक्ट आंसर इज एग्नेट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पंद्रह सेकेंड ले लो आप इसके लिए। हो गए 15 सेकेंड, ज्यादा ही हो गया बल्कि। देखो, when they are descendant from common ancestor but by different wife, तो इसको अपन बोलेंगे हाफ ब्लड। हैरी पॉटर मूवी देखिए, हाफ ब्लड प्रिंस। कौन होता है हाफ ब्लड प्रिंस? याद है पार्ट 6 हैरी पॉटर एंड हाफ ब्लड प्रिंस। कौन होता है हाफ ब्लड प्रिंस? प्रोफेसर स्नैप। तो
हाफ ब्लड किसको बोलते हैं हम, कि भैया मेल तो एक ही है, मतलब कि फादर तो एक ही लेकिन मदर अलग अलग हो गई, दो ब्रदर हैं ए और बी, तो ऐसे सिचुएशन में उनके फादर तो एक ही है लेकिन मदर अलग अलग है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हाफ ब्लड कहलाएंगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि एंसेस्ट्रेस यानी कॉमन एंसेस्ट्रेस मतलब मदर सेम है बट हस्बैंड डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उनको बोलते हैं यूटेरिन ब्लड। ये हो गया यूटेरिन ब्लड, तो फुल ब्लड कहलाएगा व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, यानी कि हस्बैंड भी सेम है और वाइफ भी सेम है, यानी कि आपके फादर भी सेम है और मदर भी सेम है, तो आप उसको बोलोगे फुल ब्लड। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। फिर भी 15 सेकंड ले लो आप। ओके, 15 सेकंड भी आपके खत्म हो चुके हैं। देखिए, जब भी जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो डाइवोर्स के लिए एक साल से पहले पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। विद इन 1 ईयर आफ्टर द, सॉरी, हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है कि 1 साल के अंदर वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पंद्रह सेकेंड। देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आपने डाइवोर्स यानी कि तलाक दिया है इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में या फिर अंडर प्रेशर, तो क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है फिर नहीं है, क्या है सिचुएशन। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में सुन्नी मुस्लिम्स उसको एक वैलिड डाइवोर्स मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, बट बाकी जो ये 3 कैटेगरीज हैं, शिया मुस्लिम, इस्लामिया लॉ या फिर उसूली लॉ, तो उनके अंदर उनको एक वैलिड डाइवोर्स नहीं माना गया। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, लैंडमार्क जजमेंट है, तो आना चाहिए ये वाला सारा। टाइम ही 10 सेकंड ले लो अब। देखो, ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसका आंसर पता होना चाहिए, जजमेंट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सरला मुद्दल का जजमेंट आया क्यों था। इसके आने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन था कि एक टाइम था जब हिंदू जो हस्बैंड से वो क्या कर रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे, और कन्वर्ट होने के पीछे का एक ही पर्पस था कि हमें भैया दूसरी शादी करनी है, पहली शादी को तोड़े बिना, डाइवोर्स लिए बिना। आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखेंगे पहले भी, तो उनका सोल पर्पस ये था। तो ऐसी सिचुएशन में इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने बोला कि भाई जब इस तरीके से आप कन्वर्ट हो रहे हो और आपका पर्पस ये है कि हमें सिर्फ दूसरी शादी करनी, तो आप ये चीट कर रहे हो जिस भी नए रिलीजन में आप जा रहे हो, तो ये करना हम अलाउड नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला था, अब देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है टिक करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, अ हिंदू मेल कैन सोलमनाइज अ सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ आफ्टर कन्वर्जन। तो यही चीज के लिए तो ये जजमेंट आया था, तो कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। पंद्रह सेकेंड। देखिए, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट यहां पे कौन है जो विल को प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो टेस्टेटर है वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी डेथ के बाद एग्जीक्यूटर जो है वो भी
वहां पे उनको प्रेजेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 2। बैक बेस्ड क्वेश्चन 10 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेक्शन 39। 10 सेकेंड बैक बेस्ड क्वेश्चन है। फ्यूचर गुड्स 2(6) के अंदर, ठीक है। तो जितने भी हमारे एक्ट है उनकी आपको क्या करना है, डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन लॉ वाले पोर्शन में से, 10 सेकेंड, वही इजी है ये। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक इन असर्टेन गुड्स। तो ये हमारा लो वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टाइप के, बैक बेस्ड हो गए, जजमेंट बेस्ड हो गए, कंसेप्चुअल हो गए, नए और पुराने दोनों को एक ही क्वेश्चन के अंदर डालना, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे जो आपका पेपर आएगा, ये जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे इनके अलावा नहीं आ सकता। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो अगर आपने ये सारे कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको उस दिन पेपर में कोई भी सरप्राइज नहीं मिलने वाला है। अदरवाइज आपको वहां पे मिलेगा बहुत अच्छा सरप्राइज। अब चलते हैं अपन लैंग्वेज पोर्शन पे। इसमें हम हर क्वेश्चन में 15 सेकेंड आपको देंगे। टाइम अप। निरर्थक में कौन सा विकल्प सही है, आपको संधि विच्छेद करना है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है वाला, तो वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अलग अलग जगह। ये वो जो वर्ड है इसका संधि विच्छेद। यहां पे करेक्ट ऑप्शन है गुण संधि। 72 का जो ऑप्शन है वो है सी। अगेन संधि का क्वेश्चन। यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है यण संधि, ठीक है। प्रत्येक में संधि होती है यण संधि। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मनोयुग, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लो। सत्य के लिए आग्रह। अगर आपको इसका आंसर वैसे भी नहीं पता तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है। सत्य पर आग्रह, ये तो कोई सेंस बना नहीं रहा। सत्य से आग्रह, भैया कोई इंसान थोड़ी ना जिससे तुम आग्रह कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बचता है सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास।
इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, क्योंकि देखो जब भी आप उपसर्ग अगर हटाते हो तो उसके बाद जो वर्ड बचा उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, वो एक्चुअल में कोई वर्ड होना चाहिए। अगर आप अन हटा दोगे, ठीक है, तो बचेगा अधि, और ये कोई वर्ड नहीं होता है। अना हटा दिया, ठीक है, तो दी बचा, ये कोई अपने आप में वर्ड नहीं है। उन हटा दिया तो उन तो है ही नहीं, अ है स्टार्टिंग में, तो बचता है अन। तो इसका मतलब होता है ये हो गया आपका उपसर्ग और वर्ग हुआ आदि, ठीक है। यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है वो है ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक बाकी तो कोई वर्ड ही नहीं, अगर आप बाकी वर्ड को भी पढ़ोगे ना तो कोई एक्चुअल में वर्ड है ही नहीं। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर वैसे नहीं पता था तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, बचपन में अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये कोई वर्ड ही नहीं बनते, करेक्ट वर्ड बनता ही है ऐतिहासिक, ओके। अशुद्ध शब्द बताना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, वाक्य शुद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वाक्य शुद्धि में डी, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। खेत पर फसल नहीं बोते कभी भी, खेत पर नहीं बो जाती, खेत में फसल बोई जाती है ना। नहीं है, इनकरेक्ट। देखना, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, इस तरीके की चीजों को अंडरलाइन करना पेपर के टाइम पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अपन को इनकरेक्ट चीज देखनी है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इसका करेक्ट ऑप्शन है अगोचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहां पे करेक्ट ऑप्शन होने वाले कार्य सूची। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, एक मुहावरा, करेक्ट ऑप्शन इज लापता होना। अब देखिए मुहावरों में लोगों को दिक्कत आती है कि सर इतने सारे मुहावरे कैसे पढ़े, क्या करना है। कुछ नहीं करना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मुहावरों में क्या होता है, अगर आपने मुहावरा पढ़ा तो अपना आप आपको मतलब उससे है ना लिंक करता हुआ मिल जाएगा, आपको कुछ सिमिलरिटी उसके अंदर दिख जाएगी। और अगर कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनके अंदर आपको सिमिलरिटी नहीं मिल रही है, बट अगर आप एक बार उनको रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, काम हो जाएगा। तो मुहावरों को याद करने के लिए आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 बार उन्हें रीड करना है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, उसमें से आप क्लिक कर दोगे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये अपना हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इंग्लिश के ऊपर, भाई 10 सेकेंड। अब इस चीज को समझो, 2 अलग अलग चीजें बोली जा रही है, इसके अंदर रीजन बताया जा रहा है और इसकी वजह से आउटकम बताया जा रहा है। तो जब भी आपको रीजन बताना हो फिर आउटकम बताना, तो रीजन आप बताना स्टार्ट करते हो बिकॉज के साथ, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे आपका होने वाला है सी, बिकॉज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट्स टू अडॉप्ट देम।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैनी या फिर मच के अंदर। ठीक है, मैनी आएगा, मच आएगा, यहां पे जो आने वाला है मच ऑप्शन आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लार्ज क्वांटिटी की बात करते हो, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg इस तरीके से, तो वहां पे मच लगाओगे। बट आपसे पूछा जाए सिंगल फ्रूट, 1 बनाना 1 एप्पल, ठीक है, इस तरीके से आपके सिंगल क्वांटिटी के अंदर पूछा जाता है, तब आप मैनी का वर्ड यूज, मैनी को यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो हाउ मेनी एप्पल अगर आप बोलते तो होता है कि आपने 1 एप्पल खाया 2 एप्पल खाया। बट अगर आप बोलो केजीज में इस या फिर मिक्स फ्रूट की तरह कर रहे हो तो हाउ मच फिर वहां पे आएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मच। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें निकलेगा सी। पंद्रह सेकंड ले लो उसको सॉल्व करने में। चाहे देखो, कैन यू गिव मी लिफ्ट टू स्कूल, यहाँ पे एबिलिटी नहीं है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। इट कैन नॉट कॉस्ट मोर देन $1 or $2, नहीं। डू यू थिंक ही कैन स्टिल बी अलाइव, नहीं। ही कैन लिफ्ट 200 पाउंड, यहाँ पे उसकी एबिलिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहां पे बोला जा रहा है वी फिर डैश टीज ईच अदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब बोलोगे आप वी शुड, यानी कि एडवाइस कर रहे हो कि भैया सामने वाले को परेशान करो, ये कोई एडवाइस देगा नहीं। विल, वी विल, तो विल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड की बात की जा रही है। ठीक है, नीड टू, भैया कोई जरूरत थोड़ी ना किसी को पोक करने की, जबरदस्ती टीज करने की। तो यहाँ पे एक हैबिट बताई जा रही है। ठीक है, हैबिट बताई जा रही है, और हैबिट बताने के लिए आप क्या करते हो, यूज टू। वो सारी चीजें जो नॉर्मली की जाती है तो आप उसके लिए बोलते हो यूज टू। कई बार आप नॉर्मल सेंटेंस भी बनाते हो या बात करते हो अपने फ्रेंड से, तो आप बोलते हो यूज टू हो गए आप तो इस चीज की, यानी क्या वो रेगुलर बेसिस पे चीजें चल रही है। ठीक है, यूज टू हो गए अपने ऑफिस में बेइज्जती झेलने के लिए बॉस की, है ना, ओवर टाइम करने की, तो वो होती है यूज टू। 91। करेक्ट ऑप्शन इज सेट। व्हाट टाइम डू यू सेट ऑफ फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, ये सर करेक्ट आंसर होने वाला है। ये तो बहुत इजी है। करेक्ट ऑप्शन इज कैरिड अवे, ऑप्शन नंबर बी। देखो, यहां पे बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है कि ऑलरेडी वो सो चुका है। तो हैड स्लेप्ट, स्लीप्स नहीं आएगा तो प्रेजेंट टेंस हो गया, स्लेप्ट हो गया सिंपल पास्ट हो गया, वॉज स्लीपिंग ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड स्लेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट अपन को बोलना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस अपन को करना था इसके अंदर।
95 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। Several times in the room were destroyed by the burglar. Even the carpet has been torn. Correct option is option number C. Okay. अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे टीवी सीरीज वगैरह देखते हो तो इसका आंसर आप वैसे भी बता सकते हो। क्राइम ड्रामा अगर आपने देखा है, ही इज अ रैट, तो यहाँ पे आएगा अ रैट। आई कैन स्मेल अ रैट। जब भी सस्पिशन होता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है, हमारी न्यूज बाहर पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हो आप रैट। तो यहाँ पे आंसर आएगा अ रैट। इसमें आप 30 सेकंड ले लो। If you had tried, you would have succeeded. Unless you tell me the truth, I will not let you go. If you are going abroad, you will need a lot of money. In current scenario में तो a lot of money. And lastly, do you know whether the match has been postponed? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दस सेकेंड। इंडिसेंसी। लास्ट क्वेश्चन। Here the correct option is option number B. ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमें पूरा पेपर कंप्लीट करने में लगा 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। ठीक है, तो एक रीडिंग और जिसमें आपको लग रहा होगा कि कई क्वेश्चन में तो अपन ने बहुत कम टाइम लिया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना था। देखो अगर आप इस तरीके से रीड करोगे, इतने कम टाइम में जल्दी जल्दी रीड करोगे, तब जाके 1.5 आवर में तो ऑलमोस्ट आप क्या कर पा रहे हो, एक रीडिंग कर पा रहे हो। उसके बाद आपको 2 रीडिंग और करनी। तो अगर आप इस स्पीड से पेपर को सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली 27 जुलाई को। तो ये स्पीड आपको मेंटेन करनी है और ट्राई करना है कि इससे भी पहले, इससे भी जल्दी आप जो है फर्स्ट रीडिंग कर लो। आपको टारगेट रखना है कि आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो 1 आवर 10 मिनट से 1 आवर 15 मिनट्स में फर्स्ट रीडिंग हो जाए। ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। अगर उससे पहले भी आप कर देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात भी ध्यान रखना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी रीड करने के चक्कर में आप 40-50 मिनट में फर्स्ट रीडिंग करके बैठ जाओ कि नहीं मैंने तो कर लिया। नहीं, फर्स्ट रीडिंग है जो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखते हुए करनी है, ताकि गलती से भी आप कोई मिस्टेक ना करो। तो ये फर्स्ट रीडिंग के बेस पे आप चलोगे कि सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में आपको करना क्या है ना। तो फर्स्ट रीडिंग को आपको हमेशा थोड़ा स्लो लेके चलना है, बट इतना भी स्लो नहीं कि सेकंड और थर्ड रीडिंग के लिए आपको टाइम ना मिले। सो वी होप कि इस पेपर को सॉल्व करके आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस टाइप का पेपर आएगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किसको कितनी जल्दी सॉल्व करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पेपर के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।